के म्यूजिक के साथ जोरदार तालियों से सुनना प्लीज वेलकम के साथ जोरदार। नाम जयप्रकाश बलिया का रहने वाला हूं। एजुकेशन ग्रेजुएशन किया हूं, लेकिन उसका आज तक क्या फायदा हुआ मुझे पता नहीं चला। वो क्यों किया उसका फायदा आज तक हमको तो नहीं समझ में आया, लेकिन कर ही लिया। आई बताने में भी डर लगता है कि कोई हमसे पढ़ा लिखा जानकार हमसे कुछ पूछ ही ना दे, तो हम बताएंगे भी नहीं। हमको ये भी पूछो कि किस विषय से बीए किए हो, तो साला अपन को भरोसे नहीं है किस विषय से किए थे। अभी भी नहीं, अभी 3 दिन पहले विजुलाइजेशन करता किस विषय से मैं किया था। अरे हम जान के क्या करेंगे, फायदा तो नेटवर्क मार्केटिंग से हो रहा था, इसकी पढ़ाई कर लेते हैं। उसको हम जान ही लगे तो क्या करेंगे, बोलो ना, बोलो। हमसे छोटे 2 भाई एक बहन थी, पिताजी किसान थे, जमीन भी इतनी थी कि जीवनचर्या चल जाती थी। पिताजी हमको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन मैं बड़ा बेटा था, इसलिए जिम्मेदारी घर की होगी कि नहीं होगी, बोलो ना। क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि यहीं बगल में लोगों का महल बना हुआ है, लोग बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, हमारा घर कैसा खराब है। उस गांव का सबसे गरीब आदमी डॉक्टर विश्राम यादव, और सेफ साहब में आने के बाद उस जिले का सबसे दमदार आदमी श्री विश्राम यादव। श्री विश्राम यादव लोग जाते हैं घरों पर, आज लोग घरों पर जाकर देखते हैं, फोटो खींच के माँ बाप के साथ लाते हैं, जाते हैं। तो डिग्री लेने से कोई फायदा नहीं हुआ, फायदा तो इधर आने से हुआ, बोलो हाँ कि ना। दिक्कतें बहुत थी, आई हमें दिखाई देता था, जिम्मेदारी थी, बहुत सारी दिक्कतें आई। लेकिन एक बात हमारे दिमाग में आ गई कि नौकरी जब हमको मिली तो खुशी घर में होगी कि नहीं होगी। अब मुझे भी खुशी हुई, मुझे तो अपने आप को ये समझ रहा था मुझे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, जब पढ़ा नहीं हो तो क्या मिलेगा। पढ़ाना चाहते थे, लेकिन खेती में हम इतने इन्वॉल्व थे कि जब हम पढ़ने जाते थे कुछ यादें नहीं होता था, थके रहते थे, बोलो ना, हो ही नहीं पाता था। लेकिन एक चीज था कि जो काम करते थे बड़ी मेहनत से करते थे, और उसी का नतीजा रहा कि हाई स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। अच्छा, जो दिल से काम करेगा, आप बताओ कनेक्ट होगा कि नहीं ऊपर वाले से, वो रास्ता कुछ बनाएगा कि नहीं बनाएगा। हाई स्कूल में 100 केंद्र, कौन सा केंद्र। अच्छा, ये कोई बताता है क्या, आप बताओ, ये कोई बात बताता है। यही अच्छा बिजनेस है, रियल में जो आपके जिंदगी में घटना हुई है वही बताओ, माल कमाओ, बोलो ना। 100 केंद्र घोषित हो गया क्योंकि कनेक्ट हो गया ऊपर वाले से। जहां पढ़े हो वहीं ले आओ। गुरुजी कहलाए नहीं होगा, हमको गुरुजी लाए हैं, शुरू हो जाओ। आज जो हमसे छोटा वाला भाई था, हम हाई स्कूल में हूं और 9वीं में हमारा नकल करा रहा है। थोड़ा भाई पढ़ने में तेज था, ज्ञान था उसको, मुझे नहीं, अपन को बिल्कुल फर्स्ट क्लास सो रहा हूं। भाई को टेंशन बना रहा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। सुबह गए नकल मार के पढ़ लीजिए, गारंटी थी। चैलेंज कर दिया था गांव में, जो लोग विद्वान पढ़ते थे, पेपर में तेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं है, जयप्रकाश का साला पहले नंबर पाएगा, ये बोलता था गांव में। इसी बात से मशहूर था, अपन को गारंटी थी। इंटर में गया, वहां भी मामला सेट हो गया, अपन काम हो गया। लेकिन बीए में थोड़ा पढ़ाई किए, क्योंकि जो प्रोफेसर आते थे, जो लेक्चर देते थे, बड़ा अच्छा लगता था, चीजों को पूरा फाइनल समझाते थे, बोलो। वहां तो मजा आता था। धीरे धीरे नौकरी लगी, तो नौकरी में आने के बाद बड़ा मन से नौकरी को किए, दिल से क्राइम पर काम हुआ भाई, बिल्कुल। जहां हूं वहां सुप्रीम कोर्ट में तो बाद में जाएगा, पहले यही मामला दफन होगा। जो सजा किएगा, जो गलती किया उसकी सजा मिलनी चाहिए तुम्हें, बोलो, फाइनल मामला। लेकिन वहां 1 साल 2 साल तक बर्दाश्त हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या मामला देख रहा हूं कि पहली तारीख को जब तनख्वाह आ रही तो मामला एकदम गर्म हो जा रहा है। बीबी को बात करते थे तो बीबी सोचती थी कि दारू पी लिया गाय आज। अरे बोल यार, बोल, तू चाहिए क्या, बोलो तो, बता नहीं रही हो यार। सबको फोन कर बता देता था, बताओ क्या चाहिए तुमको आज, बताओ। साला गरम हुआ आज, बोलो। ये 15 तारीख आते आते मामला धीरे धीरे नरम होने लगता था, क्योंकि वो बताते थे हमको, पूछते थे ना, भैया ये सामान लेना है, थोड़ा एडजस्ट करो अभी देखता हूं। अब 25 तक आते आते अपने आप को बेशर्म बन जाते थे, क्योंकि मांगना पड़ता था, बोलो ना हाँ कि ना। अच्छा, ये सही स्टोरी है कि नहीं, बोलो।
ऐसा मेरे साथ इसलिए होता था क्योंकि मैं इतना विजनरी आदमी था कि पहले पैसा आया तो मन में क्या हलचल चल रही है, साले खरीद लाओ, कल देखा जाएगा। बोलो, ऐसे टाइप का आदमी था। शौक था, सिंगार था, कुछ दिमाग में हलचल चलती थी, उठा लाओ उसको, कल की बात देख लेंगे। इस हद तक मैं गया कर्जा लेने में कि वो रूटीन टूटे ही ना मेरा। अब सपोज करिए कि आपको 8,000 रुपया मिल रहा है, इस महीना में बचा बचा के ले गए, घर में कोई दिक्कत आ गई, अब पैसा है नहीं तो किसी से मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? बोलो। अगला महीना आएगा तो सबसे पहले उसको दोगे, फिर अगला महीना किसी तरह से निपट जाता तो भगवान का शुक्र है अभी टूटता नहीं था। इसी तरह से गाड़ी चलती रहती थी और चलते 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 चलते, क्योंकि जिम्मेदारी थी, भाइयों को पढ़ाना था, बहन की शादी करना था, घर बनवाना था, सब ठेका ले रखा था। बाप को मैं अपने, जब मैं ट्रेनिंग से गया 15 दिन की छुट्टी मिली 3 महीना बाद, उस साइकिल को वो उधर खोल खाल करके उधर रख दिया। हमने कहा बेटा पैदा हो गया है, इसको खड़ी करो, सलाह हम कीर्तिमान रचेंगे, आपको जो करना था कर लिए। अब मैं बात दावे के साथ बोलता हूं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप अपना बच्चे को उठाओ, हो सकता है वो बच्चे के माध्यम से आपके घर में जिंदगी बदले, खुशी आवे। क्या बोलते हो? रोको मत उसको, हौसला दो, क्योंकि आपको जो करना था वो कर लिया आपने, अवार्ड पा लिया, अब बच्चे को आगे बढ़ाइए। बोलो। बाकी तो अगर 55 साल 58 साल के एज में सर कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हाँ कि नहीं? इस तरह की सिचुएशन बनती थी, स्थिति को देखते हुए आगे बढ़ रहा था। और एक बात क्लियर हो गई कि जयप्रकाश जिस रथ पर चढ़े हो, इससे तो चांद पर नहीं पहुंचोगे, जो नौकरी से कूद रहे हो इससे कुछ नहीं होगा। अब वहीं से माइंड सेट आ गया कि कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारे काम किया नौकरी को करते हुए, प्लाटिंग भी काम किया, वो हमने देखा दुनिया का सबसे खराब आदमी काम है ये। उसको भी छोड़ा, जहां नींव खुदती थी भाटा वालों से ईंटा ले जाके देता था, तो पता लगा हम उसको तय करके आ गए 1300 पर और कोई 1200 पर गिरा के चला गया। हमने लगा ये भी खराब है। बहुत सारे काम किए, यानी जहां भी हम रहे, जो भी सफल लोग थे उनसे मार्गदर्शन लेता था मैं और उनके सहयोग में रहता था। उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो सिर्फ हमको रास्ता बतावें, काम करने के लिए तो खुद मैं तैयार था। बोलो ना। हालात ऐसे बदलती गई, अप डाउन आते गए, पत्नी बीमार पड़ गई, सहारा हॉस्पिटल में भर्ती हुई, 7 लाख रुपया कर्जे में चले गए और हालात और टाइट हो गई, दिक्कत बहुत भयानक आ गई। अब दिक्कत आने के बाद यह स्थिति होगी कब करूं क्या? तो एक बात बोली जाती है कि अगर भगवान आपके जिंदगी में कोई बड़ी परीक्षा लें, क्योंकि अगर पत्नी बीमार नहीं पड़ती, अगर 7 लाख कर्जे में नहीं आता, तो शायद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारे पापा भी नहीं समझा पाते। क्या बोलते हो आप? हमको नहीं समझा पाते, कोई नहीं समझा पाता हमको, हम समझ ही नहीं पाते। अब भगवान की ऐसी लीला हुई कि बिजनेस सेफ साहब का मिला। अब मैं लकी हूं कि जब मैं फार्म भरा था, अब फार्म भरने के लिए जैसे ही रूम में मुझे ले जाया गया, 2-3 लोग मुझको समझा के गैलरी से लेकर के चले गए और वहां गए और जैसे ही मैं ऑफिस में एंटर किया, आदरणीय श्री अंबिका सर का ऑफिस में, जैसे ही मैं मुड़ा, 4-5 लोग वहां बैठे थे, खड़ा होकर ताली बजाने लगे, बधाई, शाबाश, डायमंड आ गया, डायमंड आ गया, डायमंड आ गया। हमको अंदर अंदर ही होने लगा कहीं फंसा रहेगा हमको सब। बोलो होगा कि नहीं होगा? हम आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो अब डायमंड आ गया, डायमंड आ गया, क्योंकि जयप्रकाश कभी भी एड़ी पर नहीं चलता है, हमेशा पंजे पर चलता है। आप अभी देखोगे, अगर आपने 2 मिनट देरी किया तो आप महानगर चौराहा पे पाओगे। अगर कोई आपका आदमी हो तो फोन करके पूछ लेना कि जेपी खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। 2 मिनट देर किए, क्योंकि जिंदगी हाईटेक हो गई है। हमें पैसेंजर से नहीं, साला शताब्दी से नहीं, हमको फ्लाइट की यात्रा करनी पड़ेगी, तभी इस देश में आगे बढ़ पाएंगे। बोलो। अगर बाबा की तरह खुट खुट, बाबूजी की तरह खुट खुट, तो जिंदगी खुट खुट हो जाएगी। उड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपन को हमारा नामकरण उसी दिन हो गया, और नामकरण होने के बाद बिजनेस तो बता दिया गया। इसी तरह का फंक्शन हो रहा था दिल्ली में। अब मुझे बुलाया गया, रिजर्वेशन था, पास भी ले लिया गया था, अपलाइन ने दे रखा था, लेकिन मैं मोबाइल को बंद किया, नहीं गया। शायद उस फंक्शन में गया होता तो आज मरकरी नहीं, आज बिजनेस नहीं मरकरी होता। 3 महीना में बहुत बड़ा फासला आता है बिजनेस में। उस फंक्शन में चला गया होता तो मरकरी होता, बिजनेस ही नहीं रहता है आज। लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक कानपुर में फौजी की डायमंडशिप हो रही थी। श्री राधेश्याम फौजी जी थे, उनके डायमंडशिप हो रही थी। फौज से रिटायर होकर खाद की दुकान किए थे, बिजनेस में कोई ज्वाइन कर दिया, 4 साल में काम करके डायमंड बन गए। उसमें जब मुझे बुलाया गया, और एक चीज तो था, पता ना क्या हमारा इंटरनली लगाव हो गया आलोक सर का, कि अगर ऑफिस में आते थे ये हमको ना देखे, हम इनको ना देखे, तो हम लोग को पानी नहीं पचेगा।
अब मैं उस समय सर को देखता था, उस समय 80 साल के लगते थे, गर्दन तक इनकी हिलने लगी थी, बहुत बहुत कंडीशन से गुजर रहे थे। और उस समय आने के बाद सीधे हालचाल पूछते थे हम सर से, जितना हम केयर कर सकते थे सर को, ऐसे इनका हमरा ही होकर उतना पूरा केयर करता था इनका, एक मिनट इनको छोड़ता नहीं था, क्योंकि ये मुझे तारीफ बहुत करते थे। तारीफ में ताकत है कि नहीं बोलो? बहुत तारीफ करते थे, आप बहुत मेहनत करते हैं जेपी जी, आप बहुत मेहनत करते हैं। कोई काम होता था, उधर आईजी साहब बुला रहे हैं, डीजी साहब बुला रहे हैं, डीजी साहब बुला रहे हैं, इधर सर बुला रहे हैं, कोई ना कोई बुला रहा है, तो हमको जब तारीफ करते तो अंदर से खुशी होती थी। आज देख के आजमा लेना, इस बिजनेस में तारीफ के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ा सकते हो तो सिर्फ तारीफ करके, उसकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करो, बोलो, उसको तारीफ करना शुरू करो, देखो आपका बिजनेस कितना चरम सीमा पर होता है। इस तरीके से बिजनेस की मैंने शुरुआत किया। और जब कानपुर में मैं ले जा गया, समय मेरे पास नहीं था, समय नहीं था, सर को पता है। हमारे यहां बड़े बाबू थी महिला, उनकी लड़की की शादी में बेनी प्रसाद वर्मा जी के खानदान में कराया था। उस शादी में मैं बहुत व्यस्त था, क्योंकि ऑल ओवर उस शादी में नमक से लेकर तिलक में क्या चढ़ेगा वो मेरी प्लानिंग थी। अभी उसमें शेफ साहब में आ ही गया था, शेफ साहब में आ गया था। उसके बाद जब मैं कानपुर में गया, कानपुर में जाने के बाद माय गॉड 1.5 किलोमीटर तक तो मैं पैदल गया, क्योंकि पहले जब भारत में डायमंड शिप होती थी, अगर एक भी डायमंड बनता था तो पूरे भारत को एक जगह इकट्ठा किया जाता था। तो पूरे भारत से जब इकट्ठा होंगे लोग तो भीड़ होगी कि नहीं होगी उस जिले में। 1.5 किलोमीटर तक पैदल गया था, एक ठेकेदार की गाड़ी लेके गया था, ठेकेदार को भी साथ लेके गया था। वहां जाने के बाद मुझे अंदर जाने का मौका ही नहीं मिला। मैं अंदर उचक उचक के देख रहा था, डायमंड शिप हो चुकी थी, श्री जसबीर सर मंच पर बोल रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, पसीना तो नहीं आ रहा, अभी कम आ रहा है, मुझे पसीना आ गया पूरे बॉडी से। और सबसे पहले मैं श्री आलोक वर्मा साहब को फोन लगाया था, क्योंकि जब ये बिजनेस हम कर रहा था तो हमको और शाबाशी दे रहे थे कि जेपी जी आप कर लोगे, हमको लगता नहीं था कि हम कर ही पाएंगे इसको। सर को फोन किया, सर कहां है? तो कह रहे हैं मैं देहरादून में हूं। हमने कहा सर बिजनेस तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको मैं सीरियसली नहीं ले रहा था, और आपकी सौगंध इस बिजनेस का जो सबसे उच्च चोटी होगा उसको मुकाम को हासिल करूंगा, क्योंकि ये पागल थोड़ी बैठे हैं, कुछ तो हो रहा है, बोलो कुछ तो हो रहा है भाई इसमें। और वहां से जैसे ही मैं निकला, मैं जिसको देखो, शैलेश कहां हो, छोड़ दरोगा की नौकरी, अब देख कैसे तुझे डायमंड बनाता हूं। मैं एक तरफ से धुआंधार तरीके से फोन करने लगा, जितने भी नंबर थे लखनऊ आते आते सारे नंबर खत्म। इतना मैंने फोन किया, ड्राइवर कहता था लखनऊ पहुंचा दूं, आके खड़ी कर दूं, बताओ, इतना एक्साइटमेंट था मेरे अंदर। और उस दिन से उस डायमंड को देखने के बाद, वो तस्वीर अपने सामने देखने के बाद, आज गर्दन इधरे रही, कभी इधर नहीं हुई। और कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे मुझे, कोई इधर फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब सही रास्ता मिल जाता है तो भगवान सद्बुद्धि भी दे देता है, ट्रैक पर हमेशा आपको रखेगा, बोलो ना। और आज इस बिजनेस में वो डायमंड शिप देखने की देन थी कि डायमंड शिप देखने के बाद लखनऊ में एक फंक्शन हो रहा था, 30-32 की टीम थी। अपलाइनों ने एक जिम्मेदारी दिया कि 50 की टीम बनाओगे, सिल्वर बन जाओगे। फिर थोड़ा अपलाइनों ने थोड़ा सा बूस्टअप कर दिया कि जेपी जी उस फंक्शन में 80% आपके लोग होने चाहिए। हमने कहा कैसे होगा? तो जैसे 50 लोग की टीम बनेगी, अब 50 लोग अगर आ रहे हैं, अब 50 लोगों से अगर 50-50 लोगों को बैठा दोगे तो बताओ काम हो जाएगा कि नहीं? हमने कहा सर हो जाएगा। तो ये तरीका समझा दिया। आपन को जब कुछ आता नहीं है तो कोई कुछ बता देगा तो कुछ हम करेंगे, बोलो हाँ कि ना। अपलाइन ने बताया, 52 की टीम बना करके रविंद्रालय 4 बाग में 450 लोगों को मैंने भर्ती किया, और वहीं से पूरे भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हाईलाइट हो गया, वहीं से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इंडस्ट्री में हाईलाइट हो गया। 52 की टीम बनाया। जिस पत्नी को डॉक्टर ने मृत घोषित किया था, वही 52 की टीम बनाने पर मेरी पत्नी के साथ जयमाल का भी जो इच्छा थी कि नई जनरेशन जयमाल से शादी कर रही है, वो अधूरी थी, देखता था तो जलन होती थी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने मरी हुई पत्नी को जिंदा करके और वहां पर जाकर के जयमाल हुआ, वो भी एक शौक पूरा हुआ। हमारा संग संग दोनों हो गया, ये संग संग दोनों हो गया। और वहां से मैंने रेस भरा, और बिजनेस में न आंधी देखा न पानी देखा। लोग 1 दिन जाते हैं, 2 दिन जाते हैं, और मैं धीरे धीरे लखनऊ में टीम बड़ी हो गई। अपलाइनों ने कहा कि चेक साइड में काम करो, तो चेक साइड हमारी फैजाबाद में थी। मैंने सर से बात किया, मेरा जीआरपी से ट्रांसफर जिले में हो गया। फिर सर से प्लानिंग किया, और सर ने अगले 4 घंटे के अंदर मुझे आदेश लाके दे दिया। अब मेरा जीआरपी से जिले में हो गया था, मेरा ट्रांसफर फिर तुरंत ईओडब्ल्यू में संबद्ध हो गया। मैं लखनऊ से संबद्ध हो गया, और वहां से फायदा क्या मिला, कंट्रोल रूम में ड्यूटी किया, और सुबेरे 10:30 बजे फैजाबाद पहुंच जाता था। 1 साल तक
न तो मुझे लू के थपड़े रोक पाए, न मूसलाधार बारिश रोक पाई, न तो कोहरा रोक पाया। लगातार 1 साल तक फैजाबाद में रहा। आज 1 साल हो गया फैजाबाद में नहीं गया, और सबसे ज्यादा 1 दर्जन डायमंड आज कंप्लीट हुए तो फैजाबाद से हो गए। ये बिजनेस में एक बात और बताई जाती है कि आपको पानी निकालना है जमीन से, बोलो हाँ कि ना, तो एक जगह गड्ढा खोदना शुरू कर दो, साला तब तक बोरिंग करते रहना है जब तक पानी ना निकल जाए, क्योंकि नीचे ही पानी है। बोलो। अच्छा ये बताओ, ऊपर पानी है कि नीचे पानी है? तो नीचे बोरिंग तब तक करते रहिए जब तक पानी ना निकल जाए। अगर शंका हुई कि यहां पानी नहीं निकलेगा, अगर दूसरा जगह खोदोगे तो उतना टाइम फिर बर्बाद हो जाएगा, तीसरा जगह खोदोगे फिर बर्बाद हो जाएगा, फिर मन में शंका आएगा हमसे पानी, फिर आप डिस्टर्ब हो जाओगे। तो मैंने जहां काम किया वहां उसकी पोंछ उखाड़ा। वहां एक लीडर जब तक पूरा भरोसा नहीं हो गया कि इतने की परवरिश कर लेगा, तब तक वहां से मैं हटा नहीं। इसी तरीके से कानपुर में हम लोगों ने बिजनेस की शुरुआत किया, वहां भी इसी तरीके से जुनून था। मैं जीआरपी में ड्यूटी करने के बाद लोगों को पता नहीं क्यों आलस आता है। जब पता चल गया कि कंप्यूटराइज युग हो रहा है, हाईटेक जीवन हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से दुनिया चलेगी, तो हमको उसी तरह से दौड़ना पड़ेगा कि नहीं? आलोक वर्मा साहब बैठे, जीआरपी से ड्यूटी खत्म किया, वहीं वर्दी टांगा, प्राइवेट बनाया, और वहीं से गाड़ी गया, 4 बार खड़ी किया, जो कानपुर में ट्रेन जा रही है उसी ट्रेन पर लटक लिया, उसी ट्रेन पर लटक गया। 2-4 की टीम कानपुर में बनी थी, उन्हीं को जाकर एकदम हर हर महादेव, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, डायमंड बनाएंगे, डायमंड बनाएंगे, एकदम पागल हो जाते थे। और 7 दिन में 22 सेल निकाला वहां से। कितना? 22 सेल निकाला भाई वहां से। लोग बोलते हैं टीम नहीं बनती है, घर छोड़ दो। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था, मेरी अपलाइन पुलिस विभाग सीएयूपी के डीजी थे, तो बहुत कुछ जानकारी होगी, बोलो ना। मुझे जानकारी नहीं थी, एमबीबीएस पे सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा हुआ भगवान, अगर हो जाता तो मैं कहां बनता। इधर से एक लड़का इधर से आ गया, मिल गया रेलवे स्टेशन पर, इस पूछ रहा था गोरखपुर के पता, मैंने सेफ साहब कंपनी का 3/24 जनकपुरी का पता बता दिया। अब एक बात आ रही है कि हमारे सीनियर तो भाई बड़े पद पर हैं, कोई भी डीआईजी, एडीजी और आईजी नहीं होगा जो कोई मैटर फंसे और श्री आलोक वर्मा साहब को न बुलाया जाए। सब आईपीएस प्यार करते हैं, आज भी हाथ में लेकर घूमते हैं, आज भी। अभी C2 हुआ था लखनऊ में, कुछ कार्यक्रम हुआ था, बोलो। अब आप कहो कि आप कहां से नहीं थे, विदेश गए थे क्या, आपको पता नहीं था? अरे जब यहां पर हो रहा था तो मैं यहां से भाग गया था कि जाम लगेगा, मैं चला गया था जैसलमेर मजा लेने, उधर से घूम घाम के आया हूं पहाड़ी पर से। हाँ, अब सर को बताना तो चाह रहा हूं, असर करना चाह रहे हैं। वैसे बात हो गई कि एक लड़की एक इसी से प्यार करती है, ये भी हिम्मत बना रहा, देवी मैया, दुर्गा मैया, आज तक कही दूंगा तुमसे प्यार करता हूं, और वो भी कसम खा के आती है कि आज तक कही दूंगा तुमसे प्यार कर रहा हूं, और दोनों आमने सामने हो रहे हैं, साला डर हटा दे रहा है। चाहते तो कहे जेपी जी हम भी करेंगे, हम भी चाह रहे बतावे, वो डर नहीं काम कर रही है। अपन को अंग्रेजी SSS बजरंग 18 खोलने में हमको एमरल तक नहीं आया। बीए के जगह पर BI डाल देते थे, फिर सीखते थे, फिर भूल जाते थे। एक अच्छी बात भी बिजनेस में बताया जाता है कि आपकी आईडी का पासवर्ड आपकी बीवी को नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि जान गई, क्योंकि बिजनेस है, उतार चढ़ाव होता है। बिजनेस में होता है कि नहीं होता, बोलो। अगर बीवी को पता चल गई कि इस बार 1600 के चेक है तो मामला निगेटिव हो सकता है, बोलो। पहला शख्स भारत का है कि जब हमको कुछ आता ही नहीं तो कोई ना कोई खोलेगा। अब मैं आलोक वर्मा साहब से खुलवाता था, मेरी एमरल्ड तक की जितनी चेक बनी थी आलोक वर्मा साहब देखते थे। एक दिन इनको मजबूर होकर कहना पड़ा कि जेपी साहब ज्वाइन कराओ हमको। अब एक ताकत और लगाता था कि एक तो सीधे सीधे कह दूं, एक बहाना यही था कि इस बिजनेस में खुदे कह दें तो अच्छा रहेगा, और एक ही ताकत लगाता था कि अगर चेक 2200 की बनी है तो साला 2700 के बनाऊंगा, क्योंकि सर को ज्वाइन कराना है, और चेक से ही हो पाएंगे। आज आपके सामने बैठा हूं, 40-40 हजार, 42-42 हजार का चेक हफ्ते पे टोपाज लेवल पर बना के दिखाया हूं, और सर खोलने वाले हैं। ये नहीं कि कहीं नहीं है तो इनके मुंह पकड़ रहा हूं, 42-42 हजार हफ्ते की चेक खोलने वाले श्री आलोक वर्मा साहब बैठे हैं। और जब बिजनेस समझ हो गई है, जब आए, इसी में एमरल्ड की रिकॉग्निशन हुई थी। बता रहा हूं, भयानक गर्मी थी, इतनी बदबू आ रही थी, आदमी की बदबू आ रही थी चमड़े की, सांस लेने की कहीं जगह नहीं थी, 3 मंजिला, कहीं भी हवा नहीं चल रही थी इसके अंदर, इसीलिए इसको कम किया गया है। असर आए और देखो आज बिजनेस के अंदर डायमंड बन गए।
तो एक बात समझना होगा इस बिजनेस में कि हो सकता है सिपाही हो, अपने बेटे को सिपाही बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, अभी बोल रहे थे पांडे जी। लेकिन इस बिजनेस के अंदर मैं अक्सर देखा हूं ये बदनाम हो चुका है। हालांकि ऐसा सब नहीं होते, ऐसा होता है, सुना हूं कि ऑफिसर्स कर्मचारियों को परेशान करते हैं, ये सुना है आपने? बोलो ना। सब नहीं होते हैं, कुछ कर देते हैं तो लोग बदनामी शब्द लगा दिए हैं कि अफसर दबाते हैं। अब मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि आपको लगता है कि अफसर आपको दबा रहा, आपको परेशान कर रहा है, सेफ साफ में ज्वाइन कराओ, उसको डायमंड बनाओ, आपका फोटो अपने मोबाइल में लेकर अफसर घूमेगा, आपका मोबाइल में आपका फोटो लेकर घूमेगा। क्या मेरी बात से सहमत हो? बिल्कुल सहमत हो। बिजनेस की ताकत एक दिन में नहीं समझ में आएगी, क्योंकि आज भी रतन टाटा साहब के परिवार और ये सब सीख ही रहे हैं। बोलो ना। धीरू भाई अंबानी के खानदान आज भी सीख ही रहा है, वो कर ही कहां रहा है, वो तो सीखने में इतना बड़ा हो गया, और आज भी मैं सीख ही रहा हूं। अब तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि बिजनेस तो एक दिन में समझ में नहीं आएगा। एक किसान का बेटा फौज में भर्ती हो गया। कहां भर्ती हो गया? पहले फोन नहीं था, चिट्ठी आ गई घर पर, बाबूजी घी खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? घी खत्म हो गया। बाबूजी मैडम को लिए गांव से इकट्ठा किया, 10 किलो के पिपिया में भर करके घी लेके चल दिए बेटे को देने के लिए। स्टेशन पर गए, ट्रेन में चढ़े, ट्रेन में इतनी भयानक माय गॉड भीड़ थी, वो डिब्बा रखे कहां, जगह ही नहीं है, खड़ा होने की जगह तो है नहीं। और उन्होंने जो ट्रेन में जंजीर थी उसी में बांध कर लटका दिया। और जैसे ही बांध कर लटकाया, बिजनेस की ताकत एक दिन में नहीं समझ में आएगी, इसलिए कहानी को समझाना पड़ रहा मुझे। वो जंजीर में टांग दिया और ट्रेन पो पो पो, वो ट्रेन पो पो करके 3 बार में खचाक से रुक गई। जीआरपी आरपीएफ में हलचल, ये किसने किया, ये कैसे ट्रेन रोक दिया, किसने रोका? दौड़ भाग शुरू। जीआरपी का एक भाई आकारी, डिब्बा किसने यहां टांग दिया? बूढ़ा बाप हाथ जोड़ के कहा, सरकार मैं ही तो टांगा हूं। अरे तुझको पता नहीं है, तुमने इस डिब्बे को इस जंजीर में टांग दिया, तेरे डिब्बे टांगने की वजह से पूरी ट्रेन खड़ी है। तो बूढ़ा बाप क्या जीआरपी के सिपाही से बोल रहा है, जानना चाहोगे? इधर से आइए का आवाज, कौन बोल रहा है? अच्छा जानना चाहोगे? सब लोग जानना चाहते हो? अरे माय गॉड, सब जानना चाहते हो? बूढ़ा बाप ने बोला कि बाबूजी ये तो सुना था कि घी में ताकत होती है, लेकिन साला आज पता चला कि घी में इतनी ताकत होती है कि साला ट्रेन रुक जाती है, साला ट्रेन रुक जाती है। बोलो हाँ कि ना? तो एक बात और बताना चाहता हूं, घी खाने वालों को भी एक दिन में नहीं ताकत आती है, सालों खाने पड़ते हैं भाई साहब। तो नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा उसी को आता है जो परमानेंट इधर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। बोलो, हमारे घर में दिक्कत नहीं आती है, हमको ड्यूटी नहीं उल्टा पुल्टा लगती होगी, हमारे सामने समस्याएं नहीं आती है, लेकिन अगर कोई ट्रेनिंग, कोई मीटिंग, सारी समस्या साइड में। जयप्रकाश चला प्रदेश, बिजनेस की मीटिंग, क्योंकि गरीब इसीलिए है क्योंकि एजुकेशन नहीं है, अमीर इसीलिए बनेंगे एजुकेशन होगी। बोलो, तो इसकी घी की ताकत तो आप समझ गए, लेकिन बिजनेस की ताकत दिखाने के लिए इसे व्यक्तित्व से आज आप सभी को मिलवाना चाहता हूं।